एक्सरसाइज 7.1 ये मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सरसाइज है। हम स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। कंसिडर करें एक बास्केट जो कि मैंगोज से भरी हुई है। हम चेक करना चाहते हैं कि वो कच्चे हैं या पके हुए हैं। हम एक एक मैंगो को उठाकर चेक कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। देखें, हम एक मैंगो निकालते हैं, उसे चेक करते हैं और वो कच्चा निकलता है। फिर एक और मैंगो निकालते हैं, उसे चेक करते हैं, वो भी कच्चा निकलता है। इस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे हम में से बहुत से लोग ये नतीजा निकालेंगे कि शायद बास्केट में पड़े हुए सारे के सारे आम ही कच्चे हैं। तो असल में हमने यहाँ पे किया क्या है? हमने कपल ऑफ मैंगोज़ को ऑब्ज़र्व किया है और एक जनरल कंक्लूजन निकाल ली है कि बास्केट में सारे आम ही कच्चे हैं। तो एक्सपेरिमेंट की एक स्पेसिफिक आउटपुट को देख के हमने एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन निकाल लिया है। नतीजा अखज़ करने का ये तरीका यानी स्पेसिफिक टू जनरल को इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। यानी कुछ पे एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट देखा और जनरल फतवा सब पे लगा दिया। इंडक्टिव रीजनिंग लॉजिकली ट्रू होती है, मगर रियलिस्टिकली वो ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी। क्या मतलब? चलें एक एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट 1 ये कहती है कि मैंगो इज़ अ फ्रूट और स्टेटमेंट 2 कहती है कि द बॉक्स इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स। हम इन दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि द बॉक्स इज़ फुल ऑफ मैंगोज़। यहाँ स्टेटमेंट 1 और 2 तो ट्रू हैं, मगर जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है ऑल्दो लॉजिकली ट्रू है, मगर बास्केट में मैंगो के अलावा कोई भी और फ्रूट हुआ तो कंक्लूजन रियलिस्टिकली ट्रू नहीं होगा। यानी कंक्लूजन इज़ लॉजिकली ट्रू बट नॉट डेफिनेटली ट्रू, और इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। दूसरी तरफ हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसमें अप्रोच जनरल आर्गूमेंट से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाती है, और इंडक्टिव रीजनिंग के बरअक्स डिडक्टिव रीजनिंग हमेशा ट्रू होती है। मिसाल के तौर पे स्टेटमेंट 1 ये कहती है कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स और स्टेटमेंट 2 कहती है कि ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स। तो इन दो स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं? हम कह सकते हैं कि मैंगोज हैव सीड्स। यहाँ स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू हैं और कंक्लूजन भी हमेशा ट्रू होगा। सब मैंगोज में सीड्स होते हैं। इसलिए ये टू एग्जांपल्स क्लियर आइडिया देती हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का। कुछ सेकंड्स रुक कर इन दोनों केसेस पर एक नज़र लगाएं। अब वापस चलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ। क्या आप जानते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग मैथमेटिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है? किसी पर्टिकुलर केस में पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं जनरल कंक्लूजन कुछ आउटकम्स को देखकर। वो कंक्लूजन जिस पे हम इंडक्शन की वजह से पहुँचें उसे कंजेक्चर कहते हैं। रिपीट कर दूं, वो कंक्लूजन जिस पे हम इंडक्शन की वजह से पहुँचें उसे कंजेक्चर कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में कंजेक्चर उस हाइपोथेसिस को कहते हैं, यानी प्रिडिक्शन, पेशन गोई, जो कि प्रूव ना हुई हो, और कंजेक्चर को प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। और अब हम इंडक्शन ही को यूज़ करते हुए कंजेक्चर्स को प्रूव करेंगे। इस एक्सप्रेशंस को देखें। ये फर्स्ट एन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का सम है, जिसमें एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इस एक्सप्रेशन के लिए हम एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला और हमें कैसे पता कि ये किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए एप्लीकेबल है? हम फार्मूले की रिलायबिलिटी को एन की तमाम टर्म्स के लिए 1 बाय 1 चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। लिहाजा फार्मूले की वैलिडिटी को तमाम वैल्यूज़ पर साबित करने के लिए हमें डोमिनो इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो ये दिखाएगा कि अगर फार्मूला फर्स्ट इंटीजर के लिए ट्रू हो तो ये सेकंड के लिए भी ट्रू होगा और बाकियों के लिए भी। डोमिनो इफ़ेक्ट से हमारी क्या मुराद है? सपोज़ करें आप बहुत से डोमिनोज़ को एक दूसरे के आगे पीछे खड़ा कर देते हैं। आप इनको किस तरह से खड़ा करेंगे कि जब आप पहले डोमिनो को हिट करें तो बाकी सब भी यकीनी तौर पे गिरें? लॉजिकली तो हम सब जानते हैं कि हमने अपना गोल कैसे अचीव करना है, मगर मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? एक तो ये कि जब पहला डोमिनो गिरे तो वो दूसरे डोमिनो से टकराए, और दूसरा ये
कि हर डोमिनो अपने से नेक्स्ट वाले से टकराएगा और हर डोमिनो गिरेगा। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हों तो चाहे जितने मर्जी डोमिनोज हों हम खड़े कर लें, वो सब लाजमी गिरेंगे। इसी तरह मैथ्स में कोई फार्मूला प्रूफ करने के लिए उसे भी दो कंडीशंस को प्रूफ करना होगा, जो कि हम 3 स्टेप्स में परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज़ अ फैक्ट, जिसको हम बेस केस भी कहते हैं, और फार्मूला ट्रू होगा अगर P ऑफ 1 इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पहली टर्म को, मगर P क्या है? P प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है। कुछ लोग इसको प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसकी डेफिनेट वैल्यू होती है। ये वैल्यू ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी। फर्ज करते हैं एक स्टेटमेंट के x इज़ कोल्ड, तो P ऑफ x ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी, डिपेंडिंग अपॉन कि x क्या चीज़ है। जब x बर्फ़ होगा तो P ऑफ x ट्रू होगा, और जब x आग होगा तो P ऑफ x फॉल्स होगा। ओके, तो अब हमें फर्स्ट कंडीशन समझ आ गई है टू प्रूव अ स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड कंडीशनल प्रॉपर्टी है, जिसको इंडक्टिव केस भी कहते हैं। इस केस में 2 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। अगर हम एज्यूम करें कि फार्मूला ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू के, तो ये n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, जो कि डोमिनोज इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि P ऑफ के ट्रू है, मतलब P ऑफ के प्लस 1 भी ट्रू होगा। ये जो एजम्पशन हमने की थी, फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, इसको कहते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। इसको हम कह देते हैं P ऑफ n। अब हम फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। जब n इज इक्वल टू 1 है, इसमें P ऑफ 1 को ट्रू होना लाजमी है। अब इक्वेशन की लेफ़्ट साइड को देखें। जब n 1 है तो हम सिर्फ फर्स्ट टर्म को कंसिडर करेंगे, तो P ऑफ 1 फॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2। अब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं। P ऑफ 1 फॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो पहली कंडीशन प्रूव हो गई है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, और हम पहले एज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल टू के है, तो P ऑफ के क्या वैल्यू होगी? 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2k इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1। और इस अजम्पशन को लेकर अब हमने प्रूव करना है कि स्टेटमेंट k प्लस 1 के केस के लिए भी ट्रू है। P ऑफ के प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड है 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, इस पार्ट को देखें। हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये इक्वल है k मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1 के, लिहाजा इसको हम रिप्लेस कर देते हैं k मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1 से, और रिमेनिंग 2 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1 एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इनमें k प्लस 1 कॉमन है तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, और ये बन जाएगा k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 2। अब राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन में मौजूद k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, और यूँ हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1 प्लस 1, और इससे हमें मिल जाता है k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय के प्लस 2। लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू इट्स राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि P ऑफ k प्लस 1 इज़ ट्रू, और यूँ हमारा इंडक्टिव प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसलिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि P ऑफ n इज़ ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। Study with me, a learning experience.